नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेरी गुड मॉर्निंग, सर्वेभ्य नमो नमः। जानते हो हैं मुझे। चलिए, मैं आपका संस्कृत अध्यापक नरेश वत्स एक बार फिर संधि का टॉपिक हम पढ़ रहे थे, उसी की अगली कड़ी के रूप में आप बच्चों के साथ लेकर के आया हूँ। हमने संधि क्या होती है उसके बारे में पढ़ा, उसके बाद हम भेदों के बारे में पढ़ रहे थे और पहला जो भेद है हमने दो हिस्सों में किया था। दीर्घ स्वर संधि, एक सामान्य नियम और सामान्य उदाहरण, और दूसरा विशिष्ट नियम और विशिष्ट जो उदाहरण। नियम विशिष्ट कुछ नहीं थे, चलिए विशिष्ट उदाहरण मैंने करवाए थे 50 से 55-60 के आसपास, और वो बहुत इम्पोर्टेंट आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, आपके अच्छे कमेंट्स आए हैं, इसलिए मैं अगला पार्ट भी इसी रूप में बना रहा हूँ। पहले आसान बातें आप लोगों के लिए आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। तो शुरुआत हम करते हैं आज के इस टॉपिक की बिना समय गंवाए, और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि, और गुण स्वर संधि क्यों कहते हैं इसको, क्योंकि ये स्वर संधि का भेद है और गुण संधि भी इसको कह देते हैं। तो आइए हम इसके बारे में आज पढ़ते हैं। इसको पढ़ाने से पहले मैं देखिए, संधि को जब भी मैं समाप्त करूंगा उसको लॉकडाउन 1, 2, 3 की स्थिति से जोड़ करके बहुत आसान तरीके से पढ़ाऊंगा, जब मैं सारी करवा लूँगा। स्वर संधि के सभी भेद हैं, और उसके बाद मैं आज जो करवा रहा हूँ गुण स्वर संधि को करने से पहले मैं कुछ सामान्य एग्जाम्पल आपको सिर्फ जोड़ने के लिए, इसको सहसंबंध का सिद्धांत कहते हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। आपको 3 शब्द याद रखने हैं। पहला गुण, जब भी आपके सामने ये आए कि इसमें कौन सी संधि है, 3 बातें याद रखनी है। पहली बात है नरेश, मेरा नाम है नरेश। दूसरा आपको याद रखना है सूर्योदय। यहीं से मैं आपका पूरा टॉपिक उठाऊंगा। तीसरे नंबर पे जो बात आपने याद करनी है वो याद रखनी है आपने, मान लिया महर्षि। अब आपके सामने ये 3 एग्जाम्पल हैं, इन्हीं से पूरी गुण स्वर संधि के बारे में मैं डिस्कशन करूंगा। सबसे पहले के एकदम से एग्जाम्पल आ जाए, इस तरह के जिस भी तरह के आपके सामने एग्जाम्पल आते हैं उनको आप उठाते कैसे हैं। तो आइए सबसे पहले मैं नरेश के साथ आपको जोड़ रहा हूं। देखिए, नरेश मेरा नाम है, ये कोई आत्मश्लाघा के लिए नहीं बता रहा हूं मैं, भाई खुद की बड़ाई करने के लिए, लेकिन फिर भी मैं बहुत सारे बच्चे, मुझे जितने दिनों से मैं पढ़ा रहा हूँ उतने दिनों से जो मुझे जानते हैं उन सभी को पता है कि बहुत सारे मुझे मैथ मास्टर के रूप में जानते हैं। 10वीं तक मैथ मैंने जिन बच्चों को पढ़ाया है जनता स्कूल में, उसके बाद बहुत सारे बच्चे जिनको मैंने अंग्रेज़ी पढ़ाई है, क्योंकि एमए अंग्रेज़ी होने के साथ साथ मैंने बहुत अच्छे रेपुटेड स्कूल में इंग्लिश पढ़ाई है, आप सभी को पता है, और हिंदी में आप लोगों को पढ़ा ही रहा हूँ। मैं गवर्नमेंट स्कूल में आपका संस्कृत अध्यापक हूँ, एक बहुत रेपुटेड स्कूल में मैं एज पीटीआई भी रहा हूँ। मैं ये अपनी बातें नहीं बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चे साथी मुझसे पूछते हैं कि सर आपका विषय कौन सा है। मैं कहता हूँ भाई ऑल इन वन बट मास्टर ऑफ नन, क्योंकि मास्टर किसी एक विषय के अंदर पारंगत जो होता है वो मास्टर कहा जा सकता है। लेकिन बोला सर आप में गुण बहुत हैं। मैं बहुत बार इस चीज़ को ऐसे जोड़ रहा हूँ कि गुण मुझ में नहीं हैं, बल्कि मेरे नाम में गुण संधि पक्की है। अब यहाँ से आपको आपके एग्जाम्पल उठाने हैं। दूसरे नंबर पे, यानी मेरे नाम में गुण संधि है, क्यों है, इसके साथ ही हम एग्जाम्पल्स को जोड़ेंगे। दूसरे नंबर पे मैंने सूर्योदय लिखा। सूर्योदय में भी गुण है। कैसे गुण हैं? आप 7वीं कक्षा में एक पाठ है, मैं उसके साथ जोड़ रहा हूँ इसको। संस्कृत में पाठ है लालन गीतम। मेरे बहुत सारे संस्कृत के साथी भी मुझे प्रोत्साहित करते हैं, तो आप सभी ने देखा होगा कि उसमें अगर ध्यान से देखा हो तो उसमें 16 मात्राएं वाली वो कविता है, और जब हम कक्षा में उसको गाते हैं तो चौपाई की तर्ज पे गाते हैं, क्योंकि उसमें भी 16 मात्राएं होती हैं। मात्राओं की बातें तो मैं बाद में करूंगा, क्योंकि मैं जब छंद रस करवाऊंगा तो वहाँ पर 16 मात्राओं वाली उसको हम वैसे ही गाते हैं। जैसे मान लिया कोई भी चौपाई है, आपकी हनुमान चालीसा है, वो चौपाई में लिखी गई है, उसकी तर्ज क्या है? हम कहते हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। उसी कविता को हम संस्कृत वाली को इसी धुन पे एक बार देखते हैं कि उदिते सूर्य धरणी विहसति, पक्षी कूजति कमलम विकसति।
वृक्षे वृक्षे नूतन पत्रम विविधै वर्णि विभाति चित्रम पुष्पे पुष्पे नानारंगा ते सुडयन्ते चित्रपतंगा। यानी ये कविता गाई जा सकती है। इसकी पहली लाइन से मैं सूर्योदय पे लेकर के आ रहा हूं कि उदिते सूर्य, यानी सूर्य जब उदय होता है तो धरणी विहसती, धरती हंसती है। और क्या क्या होता है, वहां पर कमल खिलने लगते हैं। इसका मतलब क्या सूर्योदय के अंदर आपको लग नहीं रहा, जब सूर्य की पहली किरण पड़ती है सभी खुश होने लगते हैं, तो इसका मतलब सूर्य की पहली किरणों में सूर्योदय के अंदर बहुत गुण होते हैं। लोग सूर्योदय उदय होते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं, उसको पानी आप कह सकते हैं उसको देते हैं, उसके पीछे भी सारे के सारे यही कारण है। तो इसका मतलब सूर्योदय में गुण होते हैं। दूसरी बात, तीसरी, हमारा एक बहुत बड़ा इतिहास रहा है कि हमारी जो शिक्षा पद्धति है, हमारे जो ऋषि मुनियों के जो गुरुकुल थे, भाई उनकी तो एजुकेशन का कोई तोड़ नहीं है। यानी ऋषियों के अंदर, हमारे जितने भी ऋषि थे उनमें बहुत ज़्यादा गुण पाए जाते हैं। जितनी भी भारतवर्ष के अंदर ही एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 ऋतुएं बारी बारी सर आती हैं, कभी गर्मी कभी सर्दी। तो इसका मतलब वहाँ पर ऋतुएं जहाँ पर पाई जाती हैं इस प्रकार से 6, तो उन ऋतुओं में भी बहुत गुण होता है। तो आप इन चीज़ों को 3 बातों से जोड़ करके देखेंगे। गुण संधि को मैं जोड़ रहा हूँ, मैं अपने नाम से जोड़ रहा हूँ, सूर्योदय से जोड़ रहा हूँ और महर्षि से जोड़ रहा हूँ। इनसे लेकर के अब मैं इन सभी बातों को दोबारा से आपके एग्जाम्पल्स के रूप में लेकर के आ रहा हूँ। गुण संधि समझा रहा हूँ भाई मैं, आप पूरे को ध्यान से सीखेंगे तो आप सारी बातों को स्पष्ट कर देंगे। सबसे पहले हम शुरुआत कर रहे हैं, मैं यहीं से शुरुआत कर रहा हूँ आपकी। ये 3 एग्जाम्पल तो मैंने वैसे लिखे हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहला क्या है, गुण में किसका गुण? तो आइए, आपका पूर्व पद अ या आ हो और उत्तर पद अगर ई या ई हो, ई या ई हो, तो इनसे क्या बनता है ये हम बाद में चर्चा करेंगे। अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उत्तर पद का पहला वर्ण छोटा ऊ या बड़ा ऊ हो, तब इनके जोड़ से क्या बनता है। अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो और उत्तर पद का पहला वर्ण री या फिर री हो, डबल री संस्कृत में होती है, ठीक है। इसके अलावा एक पार्ट और हो जाता है कि अगर पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ या आ हो, संस्कृत वालों के लिए बता दूं, और उत्तर पद का पहला वर्ण ली हो, तब इसका क्या बन जाता है ये भी हम सीखेंगे। थोड़ी सी लिखी है मैंने ताकि आप इस वहां तक ना जाएं, लेकिन संस्कृत वाले बच्चे भी इसमें सीख रहे हैं, इसलिए मैं बता रहा हूं। मेरे सारे उद्देश्य यहां पर पूर्ण हो जाते हैं। आइए हम इन बातों को सीखते हैं। यानी जब अ या आ गुण याद करते हैं हम, और किस किस में गुण हैं। मेरे एक बहुत अच्छे मित्र हैं, मेरे शिष्य भी रहे हैं, आजकल चंडीगढ़ में टीचर लगे हुए हैं, और मैं उनका बहुत बड़ा कायल हूँ। कविताएं लिखते हैं और वो इंग्लिश के टीचर थे, पीएचडी हैं, और उनके नाम में गुण संधि है, उनके काम में भी बहुत गुण हैं। बहुत बड़े कोचिंग सेंटर हिसार के, जो सबसे बड़ा एस्टेट और सीटेट का माना जाता है, उसके बहुत सम्मानित टीचर रहे हैं, यानी आवर्स एकेडमी के। मैं उनकी बात कर रहा हूँ। उनके नाम में गुण संधि है, सुर प्लस इंद्र। सुरेंद्र जी, आपको संबोधित करके कह रहा हूँ मैं, आपके नाम से गुण संधि, यानी उनमें जो उनको जानते हैं, उनके गुणों को जानते हैं, जो इस वीडियो को देखेंगे उनके लिए तो हो ही जाएगा। तो इसका मतलब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है और उत्तर पद का पहला वर्ण ई है, छोटी, तब इन दोनों के जुड़ने से ये शब्द बनेगा सुरेंद्र। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा। मतलब जहां अ से परे छोटी ई आए तब ए बन जाता है। ऐसे ही अगर हम ये कहें, चलो यहाँ मेरा नाम लिख दो, मेरे नाम में भी गुण संधि तो है ही, नर प्लस ईश। अब ध्यान दीजिए क्या है यहाँ पर, पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ,
और उधर बड़ी ई, यहाँ छोटी थी या बड़ी थी, तो इसके अंदर क्या बन गया ये नरेश। इधर अगर आ हो, आ जैसे महा प्लस इंद्र, इन्हीं से जोड़ करके बड़े आसान आसान एग्जाम्पल मैं करवा रहा हूँ, यही परीक्षा में आप लिखाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो इसका मतलब कल मैंने मही प्लस इंद्र महींद्र करवाया था, अब वही भी तो उसी बात को तोड़ रहा हूं मैं कि यहां पर आ है, जब वहां ई से परे ई थी, बड़ी ई बन गई, लेकिन यहां आ से परे छोटी ई है, तो इसका मतलब ये क्या बनेगा, ये महेंद्र बनेगा। वो महेंद्र बना था, ये महेंद्र बनेगा। तो यही चीजें आप लोगों से पूछी जाती हैं। और अगर इधर भाई देखिए, मेरे भाई में भी, मेरा भाई का नाम रमेश है, उसमें भी गुण संधि है, तो इसका मतलब रमेश। अब यहां क्या था, ये 4 एग्जाम्पल मैंने लिखे हैं। अ से परे अगर ई आ जाए छोटी तो ए बनेगा, और अगर अ से परे बड़ी ई आ जाए तो ए बनेगा, आ से परे छोटी आ जाए तो ए बनेगा, और आ से परे बड़ी ई आ जाए तो ए बनेगा। इसका मतलब अब हम यहाँ से सीख चुके हैं कि इससे ए बनेगा, और ए की मात्रा ऐसे लिखी जाती है भाई, एक मात्रा होती है, ठीक है। जहाँ पर यहाँ नरेश से लेकर के आपने ये देखा, नरेश में एक बार आप संधि करके देख लें, विच्छेद करके देख लें, और उससे आपको पता चल जाएगा कि अच्छा इसमें अ से परे ई आने पर फिर क्या करोगे, इधर अ के साथ आ जोड़ लो, उधर ई के साथ छोटी बड़ी ई जोड़ लो, छोटी और बड़ी दोनों उधर कर लो, इधर भी ऐसे ही कर लो। तो इस प्रकार से आपका एक नियम बन जाएगा कि जहां पर भी अ या आ से परे छोटी या बड़ी ई आ रही हो, तो उन दोनों के योग से जहां ए बन जाए वहां पर गुण संधि होती है। मेरे नाम से उठा करके आपने यहां उठा लिया। दूसरा, हमने एक गीत भी गाया अभी कि उदिते सूर्य धरणी विहस्ती, तो सूर्योदय जब होता है तो आप देखिए सूर्योदय में क्या है, अगर इधर आपका सूर्य छोटा, यहां पर अंतिम वर्ण अ है, और उधर उदय है, आप देखिए अ से परे स उ र य अ अंतिम वर्ण अ है, और उधर उ है। जब अ और उ जुड़ेंगे तो दोनों के जुड़ने से क्या बनेगा, अभी देख देते हैं। ये शब्द जो बनेगा वो सूर्योदय बनेगा भाई, सूर्योदय। तो इसका मतलब सूर्योदय में गुण होते हैं, वहां से आपने एग्जाम्पल उठाना है। फिर क्या करना है, आपने ये देखना है कि सूर्य में तो अ था, एक ऐसा एग्जाम्पल और लिखें जिसमें आ भी हो, इधर अ की जगह आ हो सकता है, इधर उ था, उ की जगह बड़ा उ हो सकता है। मैं चारों एग्जाम्पल अलग अलग लिख रहा हूं। इधर मैं सूर्य प्लस उदय, जैसे इसमें हमने अ के बाद उधर बड़ा उ कर दिया था, जैसे मैं कर रहा हूं एक बार। मान लिया मैं यहां पर एक शब्द लिख रहा हूं, नव, बड़ा ऊ कर रहा हूं उधर, ऊढ़ा। समझ लें एक बार, नव प्लस ऊढ़ा, नए जो ओढ़ के आती है, गुण तो उसमें भी होते हैं शुरू में जो आती है, तो इससे क्या बनेगा, अ उधर बड़ा ऊ है, दोनों जुड़ करके शब्द बन गया नवोढ़ा। और नवोढ़ा क्या होता है, नव विवाहिता के लिए, दुल्हन के लिए ये शब्द प्रयोग होता है। नव ओढ़ा, यूं समझ लो बस कि नए ओढ़ का आई है, नए नए वस्त्र जो है पहन करके आई है, वो नवोढ़ा दुल्हन के लिए, नव विवाहिता के लिए प्रयोग होता है। और जब नव विवाहिता आती है तो आप सभी को पता है उसमें तो भाई गुण होते हैं शुरुआत में, तो बाद में सींग पैदा हो जाते हैं अगर किसी को होते हैं, तो इसका मतलब नवोढ़ा में गुण संधि है। मैंने कहा अ से उधर छोटा ऊ बड़ा ऊ। अब हम इधर, अगर आपका यहां गंगा शब्द है, गंगा, और उधर आ है, उधर है पहला शब्द उदक, समझ लें एक बार, इसमें भी बहुत गुण होते हैं। गंगा, गंगा, गंगा तेरा पानी अमृत झरझर बहता जाए, युग युग से इस देश की धरती तुझसे जीवन पाए। ये गंगा, गंगा का उदक, उदकम, उदकम पानी को कहते हैं। गंगा का पानी कितने सालों तक कहते हैं, किसी बोतल में भी रख दोगे ना खराब नहीं होता, तो क्या वो गुणकारी नहीं है? और पानी को रख दो जोहड़ का ला करके, कुछ दिनों में सड़ जाएगा, लेकिन गंगा के पानी के अंदर किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसका मतलब गंगा का पानी भी
देखो आ और उ, इसका मतलब ये हो गया गंगोदक, ओ बन जाएगा गंगोदक। अच्छा, ये हमने सीख लिया कि अ से परे छोटा ऊ हो तो ओ बन जाएगा, ठीक है। अ से परे बड़ा ऊ हो तो भी ओ बन जाएगा, और आ से परे छोटा ऊ हो तो आ से परे बड़ा ऊ हो। जैसे हम, चलिए गंगा से ही बना रहा हूं मैं, इधर गंगा आ है और उधर अगर इसकी लहरें हैं, उनमें नहा करके तो आप सारे पाप धो लेते हैं, बहुत गुणकारी हैं गंगा की लहरें, तो इसका मतलब क्या है, इसको आप कहेंगे गंगोदक, सॉरी गंगोरमी, गंगोरमी बन जाएगा। गंगोदक हमने ऊपर कर लिया है, तो ये आपका गंगोरमी। तो यहां से आपको दूसरी बात समझ में आ गई होगी कि सूर्य उदय, सूर्योदय, नव ऊढ़ा, नवोढ़ा, आ ऊ छोटा ओ, और अ और बड़ा ऊ तो भी ओ। जब ऐसा होता है तो इसका मतलब ये आपका ओ बन जाएगा, मतलब ओ की मात्रा बन जाएगी। और मात्रा का मतलब कोई भी स्वर व्यंजन के साथ जिस रूप में लिखा जाता है उसको हम मात्रा कहते हैं। तो ये मात्रा के रूप में लिखा जाएगा क्योंकि बीच में आ रहा है, और बाद में भी हो तब भी ऐसा ही होता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। ये आपके महर्षि से आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ से आपको गुण संधि कोई भी, बाद में जाकर के हम कुछ नियम ऐसे भी बना लेंगे। यहाँ पर क्योंकि री नहीं होती, आप सभी को पता है कि री, डबल री नहीं होती हिंदी में। मैं हिंदी के हिसाब से एक बार करवा रहा हूँ, तो मैं अ और आ के एग्जाम्पल को इधर री लेकर के दो एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। इसका मतलब एक अ वाला एक आ वाला। कैसे? मैंने कहा है कि जैसे एक शब्द लिख रहा हूं मैं, सप्त जमा ऋषि, समझ लें इस बात को, सप्त प्लस ऋषि, तो क्या होगा, ये दोनों के दोनों जब भी जुड़ते हैं ए आ से परे री आने पर, तो मैं यहां री को छोड़ करके इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा ये मैं बता देता हूं। तो आप एक बार इसको देखिए, मैं ऊपर लिख रहा हूं, ऊपर समझा रहा हूं, एक बार ये जगह को कवर कर रहा हूं। क्या है ये, है सपत और जमा में ऋषि, समझ लें एक बार, और इसका पूर्व पद का अंतिम वर्ण अ है, समझें, और इधर है री। और जब भी अ या आ से परे री आती है उन दोनों का भाई अर बन जाता है, रे हलंत होगी। और जब भी रे हलंत होती है, उसको मैंने पहले वीडियो में बताया, उसको रेफ कहते हैं। और रेफ का मतलब ये आधी होती है, आधी हमेशा ऊपर जाती है। तो इसका मतलब क्या हुआ, और त जो है जब इसके अंदर से आपका निकला, ये त आधी रहेगी क्योंकि त में से अ बाहर निकल गया। जब त में से अ बाहर निकल गया तो ये अर बना, ये अ जा करके वापिस त में चली गई, तो तय फिर पूरा हो गया। तो बचा क्या, बचा आपका केवल रे, और ये रे बच गया। तो इसको देखो, री तो जा ही ली इनकी जगह से, तो इसका मतलब ये रे को आधार चाहिए, और आधार था शी, इसी के ऊपर चली जाएगी। इस प्रकार से ये जो शब्द बनेगा वो सप्तरसी बनेगा। मतलब त के अंदर अ थी, अ बाहर निकाल दी, त आधी रहेगी, वो बाहर निकली, उसको आगे री मिल गया, दोनों का जुड़ करके अर बन गया, उसका अ वापिस त में आ गया तो तय पूरी होगी, आधी रह बच गई, वो इस अगले अक्षर के ऊपर चले गई। इस प्रकार से ये जो शब्द बनेगा वो बनेगा सप्तरसी। इस प्रकार से ये जो शब्द बनेगा ये सप्तरसी बनेगा। सप्तरसी, मैं इसको एक बार काट रहा हूं, इसी को लिख देता हूं, वैसे बता दूंगा, सप्तरसी। तो इसका मतलब, हाँ इधर ऐसा भी हो सकता है कि आ हो। देखिए यहां शब्द है महा प्लस ऋषि, तो इसका मतलब क्या है, महा प्लस ऋषि, तो यहां पर ये महारसी बनेगा, महारसी। ध्यान दें एक बार, मैं इसको बता रहा हूं, महारसी नहीं महारसी। तो क्यों बना है ये, मैं इधर एक बार इसको दोबारा से फिर आपको समझा रहा हूं। देखो ये है महा प्लस ऋषि, समझ लें इसको एक बार, बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि इसको एक ऑप्शन में महारसी भी मिलेगा, इसलिए हम गलत कर देते हैं, कहीं किसी परीक्षा में आता है तो ये इसको हम, अगर आप ये कहें कि म प्लस अ प्लस ह प्लस आ प्लस री,
ठीक है। उसके बाद जो है अगला हम छोड़ देते हैं, मैं सीधा सी लिख रहा हूं, एक बार इसको तोड़ नहीं रहा हूं, क्योंकि हमारी जो संधि किस में हो रही है, आ और री में हो रही है, आ और री में हो रही है। ये तो म ह अ है, और जब आ या अ इधर हो, री उधर हो, इन दोनों के जुड़ने से अर बनता है, याद रखिए अर। और जब ये अर बनता है, ये अ इस ह के अंदर आ जाएगी, इसलिए ये ह पूरा हो जाएगा। और बाकी क्या बचा, ये रह बचा, ये रह बचा तो ऊपर चला गया। तो इसका मतलब महारसी नहीं बल्कि महरसी, अरसी। तो इसका मतलब यहां पर ये महारसी ठीक है, महारसी नहीं ठीक है। एक एक एग्जाम्पल वैसे मैं, क्योंकि मैंने आपको ये याद करवाया था कि 4 तरह के एग्जाम्पल जो होते हैं, 3 तरह के एग्जाम्पल जो होते हैं वो इसी तरीके से लिखे जाते हैं, एक ऋषि वाला, एक सूर्योदय वाला, एक आपने नरेश वाला याद कर लिया। तो यहाँ से आपको एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं, वसंत जमा में ऋतु। तो ये जो एग्जाम्पल है वसंत के, यहाँ अ है उधर भी री है, मतलब ऋतुओं में भी गुण होते हैं, मैंने इसलिए इसके साथ एक एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ। तो ये वसंत ऋतु बन जाएगा, वसंत, ये वसंत यहाँ तक तो ठीक है। इसके अंदर अ और ये री मिल करके अर बना, वो अ ने ये त दोबारा से पूरी कर दी। बाकी क्या बचा, बाकी बची केवल र आधी, और वो आधी रह, देखो री का तो जा लिया, केवल तू बचा था। वसंत ऋतु, ये और इसके ऊपर चला जाएगा, तो ये शब्द बनेगा वसंत ऋतु। तरतु देखते ही इस तरह का, ये तो शब्द ही नहीं देखा हमने कभी, तो इसलिए इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। ऐसे ही एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, इसी में मैं वर्षा प्लस ऋतु कर रहा हूँ, वर्षा प्लस ऋतु, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप इसको जोड़ोगे तो आपको क्या लगता है, आ और री जुड़ करके अर बनेंगे, और जब अर बनेंगे तो अ इस श के अंदर आ जाएगा, इसलिए वर्ष बना। और ये र आधा रह गया, री चली ही गई थी तो तय पे चला जाएगा, तो इसका मतलब ये शब्द बनेगा वर्ष ऋतु। वर्षा ऋतु नहीं बल्कि वर्ष ऋतु, ये शुद्ध है। ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल आपसे पूछे जाते हैं। एक बार फिर मैं दोबारा जो एक्स्ट्रा इसके एग्जाम्पल करवाऊंगा, दोबारा से फिर मैं इनको बता दूंगा, तो आपके सामने ये तीनों बातें आपकी आ गई। मैंने आपको कुछ नहीं बताया इसमें, सिर्फ सभी का एक एक एग्जाम्पल मैंने करवाया है। उसके अलावा आप थोड़े से और आगे अगर इसमें बढ़ते हैं तो आपको इस गुण स्वर संधि की परिभाषा लिखनी है भाई। इस गुण स्वर संधि की आपने जब परिभाषा लिखनी है, वो परिभाषा भी मैं लिखवा रहा हूँ, लेकिन इसके साथ साथ जो संस्कृत वाले हैं, मैं एक बार दोबारा से बता रहा हूँ कि संस्कृत में अ आ ई उ री री और ली भी एक स्वर होता है। तो इसका मतलब अ आ ई उ री ली, फिर है आपका ए आई ओ औ, ये आपके स्वर होते हैं। तो हिंदी वालों से जो आप 11 स्वर कहते हैं, तो संस्कृत वाले बच्चे समझ लें 2 स्वर उसमें फालतू होते हैं, तो 13 स्वर होते हैं संस्कृत वालों का। तो इसका मतलब कोई संस्कृत वाला बच्चा अगर देखे कि इसका मतलब अभी हमने देख लिया ए आ से परे ई ले ली, फिर ऊ ले लिए, री ले ली, तो री भी तो आएगा। अगर आपका री आ जाता है अ आ से परे, मान लिया आपने लिखा माला प्लस ऋकार है, अगर ऐसे करते हैं तो इसका अल बन जाएगा भाई। क्या बनेगा, अल, लय हलंत, तो अल बनेगा। तो ये माला, यहां अल कार है, ये आपका शब्द बन जाएगा। हालांकि ये मैंने संस्कृत थोड़ी सी वैसे बताई है, संस्कृत वाले इसको समझ सकते हैं, लेकिन इसको मैं साफ कर रहा हूँ, आप हिंदी तक ही सीमित रहें। इसको भी मैं साफ कर रहा हूँ, आप हिंदी तक सीमित रहें। अब बात आ जाती है, आपने इतनी ही बातों को याद रखना है हिंदी वालों को, तो गुण स्वर संधि की परिभाषा अब क्या हो। अब तो परिभाषा बनानी है हमने। मैंने शुरुआत में तो आपको ये नहीं कहा कि आपने ऐसे ऐसे बनानी है, समझ लें। हमने बनाना है कि जब अ या आ से परे ई आने पर ए, ऊ आने पर ओ, और री आने पर जहां अर बन जाता है, आदेश हो जाता है, उसको हम गुण संधि कहते हैं। इसका मतलब जहां
आ से परे ई आने पर, आ से परे ई आने पर क्या बनेगा बताओ? ई आने पर क्या बन रहा है? ए कोमा ऊ, या ऊ आने पर बोलो ओ तथा री, हिंदी वाले इतनी लिख लें, री होती है उसमें डबल री नहीं होती, री आने पर अर, रे को हलंत करना ध्यान रहे, बन जाता है तो वहां क्या गुण स्वर संधि होती है। लिख दोगे? ये परिभाषा आपने लिखनी है। तो मैं इसका दूसरा पार्ट आपको इसी गुण संधि के बहुत इंपॉर्टेंट 10-20 एग्जाम्पल ऐसे जो परीक्षाओं में आते हैं उसको लेकर के मैं दूसरा वीडियो थोड़ा मुश्किल बनाऊंगा। ये सीधी सी बातें थी, इसको आप 3 बातों से जोड़ लें। जब भी किसी परीक्षा में आता है कि निम्नलिखित शब्द में कौन सी संधि है, अगर आपका आता है नरेश, सुरेश, गणेश, फलानेश, डिकड़ेश, जो भी है, मतलब ऐसे अगर आप करते हैं, नरेंद्र, सुरेंद्र, महेंद्र, जितने भी इंद्र वाले हैं, परमेश्वर वाले हैं, जो इस तरह के नाम हैं वो सारे गुण संधि के हैं। यहाँ पर सूर्योदय, नरोत्तम, गंगोदक, ओ की मात्रा यूं समझ लें आपने प्रश्न जमा उत्तर जैसे जोड़ा है, प्रश्नोत्तर बन गया, ओ बन गई, तो इसका मतलब जिसने प्रश्न के उत्तर आवे सब में गुण है, तो इसका मतलब गुण ही हो गया। वहां से उठा करके, सूर्योदय से उठा करके आप ऐसे एग्जाम्पल्स को याद कर सकते हैं कि जिसमें प्रश्नोत्तर में ओ बना था, इसका मतलब गुण संधि है। ऐसे ही ऋषि और ऋतु वाला, मतलब उत्तर पद में जहां पर भी ऋषि और ऋतु आते हैं वो मैक्सिमम एग्जाम्पल, सारे ही एग्जाम्पल ये समझो वो आपके गुण संधि के होते हैं। इस प्रकार से आप इस गुण संधि को कवर कर लिया। और आज के लिए हमारा ये छोटा सा वीडियो था गुण संधि का। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया होगा तो आप मुझे थोड़ा सा प्रोत्साहित करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।